हेलो दोस्तों, वेलकम टू सक्सेस प्लस अकेडमी। मैं हूं सुमित चौधरी। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं द हिस्ट्री ऑफ द मामलुक सल्तनत ऑफ इजिप्ट। इजिप्ट की मामलुक सल्तनत का इतिहास हम पढ़ेंगे। अब आप जानते हैं कि इजिप्ट को तो हिंदी में हम मिस्र कहते हैं, और ये जो मामलुक शब्द है ये अरबी भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है स्लेव या गुलाम। तो मिस्र के गुलाम वंश के इतिहास को हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों, मिस्र के गुलाम वंश का इतिहास पढ़ने से पहले आपको एक बात क्लियर होनी चाहिए कि गुलाम कौन होता है और गुलामी क्या होती है। तो गुलामी कई तरीके की होती है। आपने एक गुलामी वो पढ़ी, स्लेवरी, जिसको हम कहते हैं दास प्रथा, जिसमें अफ्रीकन ब्लैक्स को बंधक बना के उनका ट्रेड करके यूरोपियंस ने अमेरिकी महाद्वीप के अंदर उनसे फोर्सफुल लेबर वर्क करवाया, उनकी ट्रेडिंग करी, उनसे माइनिंग में और फील्ड्स में काम करवाया, तो वो स्लेवरी थी। एक स्लेवरी जो है दास प्रथा, जो है दास था, जो है वो राजा महाराजाओं और सुल्तान बादशाहों के यहाँ पे एक सामान्य प्रथा हुआ करती थी, जहाँ पे दास दासियों को रखा जाता था अपने कोर्ट में और उनसे हाउस होल्डिंग के काम करवाए जाते थे। वो दासता हो गई। और एक गुलामी जो है वो उपनिवेशवाद को भी कहा जाता है। जब कोई एक देश किसी दूसरे देश को अपनी कॉलोनी बना लेता है और पॉलिटिकल हुकूमत करता है उसके ऊपर, जैसे ब्रिटेन ने भारत के ऊपर किया 1947 तक, आप जानते हैं, तो उसको भी हम कहते हैं ना कि 1947 में देश आजाद हुआ, गुलामी से आजाद हुआ, तो वो भी गुलामी हो गई। लेकिन यहाँ पे ये जो मामलुक सल्तनत की हम यहाँ पे बात करेंगे, और ये मामलुक जो थे ये अलग तरीके के गुलाम थे। किस तरीके के गुलाम थे ये वॉरियर हुआ करते थे, ये योद्धा थे, सोल्जर थे, स्लेव सोल्जर्स थे, जिनके पास पढ़ाई लिखाई भी कर रखी थी इन्होंने। उसके अलावा ये युद्ध कला में, घुड़सवारी में, तलवारबाजी में, इनमें भी ये निपुण थे। तो राजा ने बेसिकली इनकी लॉयल्टी को खरीद रखा था एक तरह से, और इनको अपना स्लेव बना रखा था, स्लेव वॉरियर बना रखा था। ठीक है। तो राजा जो है वो इनको फ्री छोड़ता था कि आप जहां जाओ, जो करना चाहो वो करो, जिस तरह से अपना परिवार चलाना है वो चलाओ। लेकिन जब राजा को जरूरत हो तो उस समय ये हमेशा उनकी आर्मी को सर्व करते थे। इस तरह से ये गुलाम थे। लेकिन ये गुलाम जो है ये शासक कैसे बने, इनके सुल्तान बनने की कहानी को हम देखेंगे। और इजिप्ट में इन्होंने, इजिप्ट से लेकर, इजिप्ट का जो आज के समय का मॉडर्न डे इजिप्ट वाला हिस्सा है, वो लेवांट वाला हिस्सा, जिसमें आज के समय जॉर्डन, सीरिया, इजराइल, वेस्ट बैंक, ये तमाम आते हैं। ये उसके अलावा जो वेस्टर्न अरबियन पेनिनसुला है उसका हिस्सा जो है इनके कंट्रोल में था। तो काफी बड़े क्षेत्र के ऊपर इन्होंने रूल किया। कब से कब तक? लगभग 1250 से लेके 1517 के बीच में। तो काफी लंबे समय तक इन्होंने रूल किया है। इसी दौर में भारत में क्या हो रहा था? आपको याद है कि भारत में भी एक गुलाम वंश था, स्लेव डायनेस्टी थी, उसको भी मामलुक सल्तनत कहा जाता है कई बार। उसकी शुरुआत कब हुई थी? 1206 में। किसने की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कब की थी? 1206 में। और 1206 से लेकर 1294 तक वो डायनेस्टी चली है। इल्तुतमिश वगैरह, रजिया सुल्तान वगैरह, वो मामलुक सल्तनत थी जिसने दिल्ली सल्तनत की नींव रखी। वो दिल्ली सल्तनत का पीरियड कौन सा था? 1206 से लेके 1526 के बीच में। तो ये दिल्ली सल्तनत के कंटेम्परेरी मिस्र की एक सल्तनत थी जो कि चल रही थी वहां पे, और वहां पे भी मामलुक ही थे जिन्होंने शुरुआत करी और वही चल रहे थे। अब हम अरब वर्ल्ड के इतिहास की बात करें, मिडिल ईस्ट के इतिहास की बात करें, तो हमने उसको कई चरणों में पढ़ा है। इस्लाम से पहले का इतिहास हमने पढ़ा। वहां पे अरबियन पेनिनसुला में कौन कौन सी ट्राइब्स रहती थी, किस तरीके के कल्चर थे, और जो आपका इराक वाला हिस्सा है, सॉरी ईरान वाला हिस्सा है, उसमें किस तरह से ससेनियन डायनेस्टी ने रूल किया, और उन तमाम चीजों के बारे में हम पढ़ चुके हैं। लेकिन फिर हमने 7वीं शताब्दी से बाद का इतिहास भी पढ़ा कि इस्लाम का राइज कैसे हुआ। प्रॉफिट मोहम्मद साहब की टीचिंग्स के बाद इस्लाम का एक स्वरूप देखने को मिला, उसका राइज, हिस्ट्री और फिलोसॉफी के बारे में हमने पढ़ा। उसके बाद मैंने बताया कि प्रॉफिट मोहम्मद की मृत्यु के बाद किस तरीके से कैलिफेट बनी, जिसमें पहली कैलिफेट जो थी वो राशिदुन कैलिफेट थी, जिसमें 4 खलीफाओं ने रूल किया, अबू बकर से लेके अली तक। अली की हत्या होने के बाद उमायद कैलिफेट ने रूल किया, और उमायद कैलिफेट के बाद हमने रिसेंटली अब्बासी कैलिफेट के बारे में पढ़ा था। और ये अब्बासी कैलिफेट जो है, इसी के दौर में, इसके पतन होते होते जो है इस डायनेस्टी का राइज होता है, ये मामलुक सल्तनत का राइज होता है। ठीक है। और उसके बाद इस ओटोमन अंपायर के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि ओटोमन अंपायर ही वो अंपायर था जिसने मामलुक सल्तनत की जो है नींव हिला दी थी और इसको खत्म कर दिया था। बेसिकली इसके डिक्लाइन का कारण जो है वो कौन बना? ओटोमन अंपायर। इसी ने इसको फतेह कर दिया था। अब मामलुक कौन थे, किस तरह से सल्तनत बनी, ओवरव्यू कुछ हद तक आपको मिल चुका है। अब मैं आपको एक ब्रीफ ओवरव्यू और इनके राइज से लेके इनके फॉल तक की कहानी को बताऊं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इस चीज को। तो रूल कहां कहां पे किया? इजिप्ट पे तो किया ही, और उसकी जो राजधानी है आज के समय कायरो, वही इनकी राजधानी भी हुआ करती थी। लेवांट के ऊपर रूल किया। लेवांट वाला जो क्षेत्र है उसमें कौन कौन आता है आज के समय? इजराइल आता है,
वेस्ट बैंक आता है, ठीक है, इजराइल पैलेस्टाइन बोल दीजिए, ठीक है, पैलेस्टाइन आता है उसके अंदर जॉर्डन आता है, ठीक है, उसके अलावा सीरिया का कुछ पार्ट आता है, ठीक है, और ये तमाम हिस्से जो है ये लेवांट कहलाते थे उस समय। हेजाज वाला हिस्सा आता है, हेजाज वाला जो है वेस्ट ऑफ अरेबिया वाला हिस्सा, जिसमें मक्का मदीना वाली जो साइट्स है वो आती हैं, और जो बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है अरेबिया का वो इसमें आता है, जहाँ पे इस्लाम की जो है जो प्रोमिनेंट साइट्स थी वो सारे हिस्से जो है मामलुक के अंदर आते थे। कब से कब तक रूल किया? मिड 13 सेंचुरी से 1250 से लेके मिड 16 सेंचुरी तक, 1500 अर्ली 1517 तक लगभग इन्होंने रूल किया है। मामलुक जो है मैंने आपको बता दिया है कि स्लेव वॉरियर हुआ करते थे, स्लेव सोल्जर्स थे, और इन्होंने जो पहले अब्बासी एरा के अंदर, अब्बासिड एरा जो हुआ करता था उसमें, और अयूबिड जो एरा हुआ करता था उसमें इन्होंने एक तरह से आर्मी में सर्व किया। उसके बाद धीरे धीरे इन्होंने पॉलिटिकल कंट्रोल हासिल कर लिया। और जब स्लेव जो है वो अपने मालिक के प्रति उत्तरदायित्व नहीं निभाता है, और जब वो कहता है कि मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगा, उसमें उस सुल्तान की भी कोई ना कोई गलती होती है और कोई ना कोई विद्रोह भी होता है, तो ऐसी स्थिति बनी तब जाके ये स्लेव जो है वो ऑब्वियसली सुल्तान बने होंगे, तो वो आगे चीजें आएंगी। इन्होंने अयूबिड जो डायनेस्टी है उसको काफी लंबे समय तक सर्व किया। उस डायनेस्टी के लिए इन्होंने काफी लड़ाइयां लड़ी, लेकिन फाइनली उसके एक सुल्तान को, उसके साथ जब उस बात नहीं बनी तो उसको ओवरथ्रो कर दिया, उसको मार दिया कोर्ट में, और 1250 में इजिप्ट में अपनी शासन व्यवस्था को स्टैब्लिश किया, और फाइनली 1517 में ओटोमन साम्राज्य ने इसको पूरी तरह से खत्म कर दिया। तो इनका जो मैप है वो आप देख लीजिए, यहाँ पे आज का पूरा इजिप्ट, कुछ हिस्सा और भी अफ्रीकन कंट्रीज का था इसमें, नॉर्थ अफ्रीका में। उसके अलावा रेड सी के इधर आप देख सकते हैं कि ये वाला जो हिस्सा है जो येलो कलर में आपको दिख रहा है, हेजाज वाला क्षेत्र इसको कहा जाता है, ये इनके कंट्रोल में था, ठीक है। और ये वाला जो लेवांट वाला जो क्षेत्र है ये भी इनके कंट्रोल में था। तो आप देख सकते हैं कितना बड़ा क्षेत्र इनके कंट्रोल में था पुराने समय पे। इससे पहले वाली डायनेस्टी अब्बासिड डायनेस्टी का भी मैं बताया था ना मैंने, कि अब्बासिड डायनेस्टी के सारा कंट्रोल में था, उमायद के सारा एक कंट्रोल में था, तो उसका कुछ हिस्सा, पूरा नहीं लेकिन कुछ हिस्सा इनके कंट्रोल में हुआ करता था। मामलुक सल्तनत को वैसे दो पीरियडों में देखा जाता है, दो पीरियड मतलब दो भागों में देख लिया जाता है, कि एक जो जैसे हम मुगल पीरियड को दो भागों में पढ़ते हैं, एक तो ग्रेट मुगल पीरियड जिसमें ताकतवर मुगल पीरियड थे, जिसमें बाबर से लेकर औरंगजेब का पीरियड था। उसके बाद हम लेटर मुगल पीरियड कहते हैं कि औरंगजेब के बाद के जितने शासकों ने बहादुर शाह जफर तक 1857 की क्रांति तक रूल किया वो लेटर मुगल थे, वो वीक मुगल थे। उस तरह से यहाँ पे भी दो चरणों में है। पहला चरण जो है वो इसका मजबूत था और जेनिथ पे था, उसको बहरी सुल्तान्स का पीरियड कहा जाता है। ये तुर्किश मामलुक थे, तुर्किश एरा रीजन का, जो तुर्किशमेनिस्तान और टर्की और ये वाला जो क्षेत्र है यहाँ के मामलुक्स थे। इन्होंने 1250 से 1381 तक रूल किया। फिर आगे चल के 1382 से लेके 1517 तक जिसने रूल किया उसको बुर्गी सुल्तनत कहा जाता है। ये जो है इनको सिरसानियन मामलुक्स भी कहा जाता है, क्योंकि ये कॉकस माउंटेन के आसपास की रेंज जो है सेंट्रल एशिया से, वहां से आए थे, वहीं से इनको दास बना के लाया गया था, गुलाम बना के लाया गया था, तो इन्होंने भी रूल किया। लेकिन ये पीरियड इतना चरम पे नहीं था, इनके समय पे बहुत कुछ हुआ। क्या हुआ उसकी अब बात करेंगे। अयूबिड, इनकी अब एक बार बात कर लेते हैं, जिनके समय पे मामलुक हुआ करते थे, जिनके समय पे स्लेव सोल्जर हुआ करते थे। सलादिन नाम के एक व्यक्ति थे, इस्लामिक इतिहास में इनका काफी नाम है। नाम क्यों है? नाम इसलिए है दोस्तों क्योंकि ये वो व्यक्ति थे जो इनके समय पे जेरूसलम को हासिल करने के लिए जो लड़ाइयां हुई थी इस्लाम और क्रिश्चियनिटी के बीच में, जिनको क्रूसेड्स कहा जाता है, उसमें ये हीरो साबित हुए और जेरूसलम का कंट्रोल इस्लाम के पास रह पाया। सलादिन की बहुत बड़ी उसमें भूमिका रही है। इनकी हम अभी बात करेंगे। तो अयूबिड, इन्होंने एक सल्तनत की शुरुआत की थी। अयूबिड सल्तनत शुरुआत हुई थी, ये येलो कलर का मैप आपको दिख रहा है, ये अयूबिड सल्तनत थी। पहले के समय पे इस क्षेत्र में फातिमिड्स हुआ करते थे, उन फातिमिड्स को इन्होंने हराया। फातिमा के वंशज जो अली के वंशज थे, फातिमा की बेटी, फातिमा जो है वो अली की बेटी थी, तो उन्हीं के वंशजों ने यहाँ पे रूल किया और उनको इन्होंने हटा के यहाँ पे रूल किया था। तो सलादीन की अगर हम बात करें तो इनका बड़ा योगदान ये था कि जो क्रूसेड्स हुए, क्रूसेड्स कौन थे? जब पोप के कहने पर यूरोप के बहुत सारे शासकों ने अपनी मिलिट्री को भेजा और कहा कि जेरूसलम, जो होली लैंड जेरूसलम है, वो हम हासिल करेंगे। और जेरूसलम बोन ऑफ कंटेंशन रही है। आप सभी जानते हैं कि जेरूसलम जो है वो अब्राहमिक रिलीजन्स के लिए काफी महत्वपूर्ण साइट है, होली साइट है। तीनों अब्राहमिक रिलीजन, अब्राहमिक रिलीजन कौन कौन से? जुडाइज्म, क्रिश्चियनिटी, इस्लाम, तीनों इसको क्लेम करते हैं, तीनों इसका कंट्रोल चाहते हैं। आज के समय ये इजराइल के कंट्रोल में है, हालांकि ये इंटरनेशनली एक जो है
कॉन्फ्लिक्टेड जोन में है, इसलिए इंटरनेशनल जो यूएन ने इसको कहा है कि ये अलग तरीके से गवर्न होनी चाहिए, लेकिन इसको फिर भी जो एक तरह से कंट्रोल करता है वो इजराइल करता है, जो कि एक यहूदी देश है। लेकिन पुराने समय पे, और ये 11वीं शताब्दी, 12वीं शताब्दी और अर्ली 13th सेंचुरी का जो समय है, इस समय इस जमीन को जीतने के लिए कई सारे युद्ध हुए। इनको धर्म युद्ध कहा जाता है एक तरह से। इस्लाम और क्रिश्चियनिटी के बीच के काफी कॉन्फ्लिक्ट हुए, तकरीबन 11-12 लड़ाइयां हुई थी, जिसमें 9 बड़ी लड़ाइयां थी। तो इसमें यहाँ से कई सारे योद्धा आए, कई सारे लोग आए, इसको कंट्रोल करने की कोशिश करी। शुरुआती जो क्रूसेड्स थे उनमें इस्लाम को सेटबैक लगे कुछ, लेकिन बाद में तीसरे और चौथे क्रूसेड से लेके किसने संभाला इसको? इस व्यक्ति ने, सलादीन ने। कभी इनकी बायोग्राफी करेंगे। सलादीन ने लीड किया, सबको एकजुट किया, कि जिहाद का नारा दिया बेसिकली यहाँ पे कि हम मर जाएंगे लेकिन अपनी जमीन को नहीं देंगे। और इनको हराने में इन्होंने काफी एकजुट किया, क्योंकि अब्बासिड के समय पे काफी लोग जो है वो अलग हो गए थे। काफी सारे सिविल वॉर जैसी स्थिति हो रखी थी, इस्लामिक वर्ल्ड आपस में ही लड़ रहा था। लेकिन फिर ये एकजुट हुआ और इन्होंने क्रिश्चियन क्रूसेड्स को यहाँ से मार भगाया, कई लड़ाइयों में मार भगाया। उन्होंने काफी प्रयास करे, लेकिन ये जमीन इनके हाथ आई नहीं, क्रूसेडर्स के हाथ में आई नहीं। क्रिश्चियनिटी इसको कंट्रोल कर नहीं पाया। कुछ कुछ महीनों के लिए बीच बीच में करा, लेकिन हुआ नहीं ऐसा। तो यहाँ पे मेजर क्रूसेड्स का जो है वो मैप आपको दिख रहा है कि कहाँ कहाँ से आए थे, क्या क्या चीजें हुई थी। तो ये ऐसी चीजें हो रही। उसमें सलादीन ने ये करा, और सलादीन ने उसी दौर में अपना साम्राज्य भी स्थापित कर दिया। इसको अयूबिड कहा जाता है। तो अयूबिड साम्राज्य जो है चल रहा था, और इसी अयूबिड साम्राज्य के अंदर जो योद्धा थे, जो स्लेव योद्धा थे, उनको मामलुक कहा जाता है। मामलुक योद्धा थे, ओन सोल्जर्स थे, कोई हाउस होल्ड स्लेव्स नहीं थे, अलग थे ये। इनके पास प्रॉपर ट्रेनिंग हुआ करती थी लड़ाई लड़ने के लिए, मार्शल आर्ट्स जानते थे ये, इस्लामिक साइंस वगैरह पढ़ते थे, फ्री थे एक तरह से। लेकिन इनकी जो लॉयल्टी थी वो इनके मास्टर और इनके शासक के पास होती थी बेसिकली। और इवन इस तरह से चीजें होती कि जो शासक था वो, उनने जो शासक था या जो भी मास्टर हुआ करता था, वो इन स्लेव्स के लिए एक फादर फिगर की तरह था, और इनको अपने परिवार का हिस्सा मानता था। कोई ऐसा नहीं कि तुम दास हो तो उसके साथ बदतमीजी या बुरा व्यवहार, क्योंकि आप सोल्जर के साथ वैसा कर भी नहीं सकते, अदरवाइज वो कभी भी खिलाफ हो सकता है। तो इनके साथ इनकी एक रेस्पेक्ट भी थी। बेसिकली इनकी लॉयल्टी जो थी वो इनके मास्टर के प्रति थी, युद्ध में और जब जब उनकी जरूरत होती थी, इवन उसके अलावा कुछ नहीं। काफी सारे स्लेव्स जो हैं उनको लाया गया इधर उधर से, कुछ तुर्किश लेके आए गए, कुछ सेंट्रल एशिया से आए, और इन्होंने आगे आके यहाँ पे सुन्नी इस्लाम को कबूल कर लिया, अरबी भाषा सीख ली। तो कई जो अयूबिड सुल्तान थे वो अपने पास कई सारे अमीर्स को रखते थे, अमीर की तरह इनको रखते थे, इन मामलुक्स को रखते थे। तो ये सब चीजें यहाँ पे हो रही थी। ये मिलिट्री के अंदर सीरिया और इजिप्ट में 9वीं शताब्दी से मिलिट्री की ऊंची ऊंची रैंकों पे जाते जा रहे थे। बाद में तो ये गवर्निंग पोस्ट में भी आने लग गए, गवर्नर बन गए बहुत जगहों पे। इजिप्ट वाला और लेवांट वाले क्षेत्रों में ये जो है 10वीं शताब्दी के आसपास जो है कई जगह तो गवर्नर बन गए। अब्बासिड के समय पे भी 11वीं शताब्दी में, 10वीं शताब्दी के एंड में, उस तरह से। और ये मामलुक जो हैं वो इजिप्शियन मिलिट्री की बैकबोन साबित हुए। तो इन्होंने बहुत सारी लड़ाइयों में अयूबिड सल्तनत को मजबूत किया और अयूबिड सल्तनत को जीत हासिल दिलाई 12वीं और 13वीं शताब्दी में। सुल्तान सलादीन, जो मैं बता रहा हूँ कि कितने महत्वपूर्ण थे इस्लामिक वर्ल्ड के लिए, इजिप्ट के लिए, वो सुल्तान रहे आगे अयूबिड सल्तनत को जब उन्होंने बनाया। तो उन्होंने काफी सारे अफ्रीकन को भी अपनी इन्फेंट्री में शामिल किया और मामलुक्स को भी अपनी मिलिट्री में शामिल किया। ये चीजें हो रही थी। फिर उसके बाद एक सुल्तान आते हैं अल सलील अयूब। अल सलीह अयूब जो है वो सबसे ज्यादा स्लेव सोल्जर्स को अपनी मिलिट्री में रखते हैं। और मामलुक तकरीबन 1000 तो उनके पर्सनल होते हैं, पर्सनल मामलुक्स होते हैं, जिनको वो कहते हैं कि तुम तो मेरे पर्सनल एक तरह से बॉडीगार्ड हो। और इनके बॉडीगार्ड्स को और इनके जो मामलुक्स थे उनको सलीहिया कहा जाता है या सलीही कहा जाता है। तो ये अपने मास्टर के प्रति उत्तरदायी थे। सुल्तान की इनको भी इन्होंने काफी मदद करी, उनको कई कैंपेन्स में उनकी मदद करी, उनके एनिमीज के खिलाफ उन्होंने जीत हासिल करी। अब क्या है कि सुल्तान के साथ मामलुक्स के शुरुआत में रिश्ते अच्छे भी थे, क्लोज भी थे, लेकिन कुछ जगहों पे टेंशन भी थी, कुछ मामलों में असहमतियां भी थी। मामलुक्स जो है उनकी पावर भी बढ़ती जा रही थी, चीजें ऐसी भी हो रही थी। कई मामलुक्स को जब एक स्लेव की तरह ट्रीट किया गया, बहुत हार्श ट्रीट किया गया, कभी कभी जेल में डाल दिया गया, एग्जाइल पे डाल दिया गया, तो कई लोगों ने विरोध किया कि हमारा यहाँ पे रेस्पेक्ट नहीं है। एक तरह से नाम के ये मामलुक थे, मतलब एक तरह से मामलुक थे, लेकिन इनको दबाया नहीं जा सकता था, दमन नहीं सहन कर सकते थे, ऑब्वियसली इस तरह के थे। तो रेस्पेक्ट इनको चाहिए थी और क्लोज कैंपेनियन हो गए थे ये अपने सुल्तान के। इस तरह से चीजें हो रही। 7वां जब क्रूसेड हुआ, 7वीं बार जब मतलब अटैक हुआ
क्रिश्चियन वर्ल्ड की तरफ से यहाँ पे, तो वो इजिप्ट के ऊपर भी अटैक हुआ था। तो उस समय लुई 14 हुआ करता था फ्रांस का शासक। 1249 में उसने अटैक करा था जेरूसलम का कंट्रोल लेने के लिए, कि अगर इजिप्ट को कंट्रोल में ले लिया तो इजिप्ट जो है वो धराशायी हो जाएगा, और वहीं से तो चलती है सत्ता, वहीं से चलती है, लेवांट उनके कंट्रोल में है और लेवांट में ही जेरूसलम पड़ता है। तो वो कंट्रोल करना चाहता था लेकिन हुआ नहीं। लेकिन कुछ नुकसान हुआ। डेमिटा वाला जो क्षेत्र है इजिप्ट में, वहां पे उस शहरों को खाली करवा लिया गया। तो अल सलीह का ये मानना था कि शहरों को खाली नहीं करवाना चाहिए और लोगों को, सबको मिलकर जो है यहाँ पे क्रूसेड्स का मुकाबला करना चाहिए। और कुछ चीज़ों से वो खुश नहीं था, जो सुल्तान था वो मामलुक्स के कुछ चीज़ों की वजह से परेशान नहीं था, उसको लगा कि सही से डिफेंड नहीं किया, इसलिए उसने कई मामलुक्स को यहाँ पे एक्शन, यहाँ पे जो है उनके खिलाफ पनिशमेंट दिया उनको और प्यूनिटिव एक्शंस लिए। इसकी वजह से जो है कई जो मामलुक है वो नाराज हो गए और एक म्यूटिनी हो गई। लोगों ने ये जो मामलुक से इन्होंने विरोध कर दिया, विद्रोह कर दिया, सुल्तान के खिलाफ हो गए। लेकिन फाइनली ये मामला जो है ये ठंडा तब पड़ा जब इनका जो कमांडर इन चीफ था फ़खर अल-दीन अल साया, और सुखिया पूरा नाम है इसका, फ़खर अल-दीन मान लीजिए इसको। फ़खर अल-दीन ने जो बीच बचाव किया तो उसने कहा कि ठीक है, अब विद्रोह वो रुक गया, वो म्यूटिनी रुक गई। लेकिन बाद में स्थिति बिगड़ी तब जब अल सलीह की डेथ हो गई। उसके बाद उसका बेटा अल मुजाम तुरान शाह जो है वो शासक बनता है। और तुरान शाह के समय पे तुरान शाह ने सोचा कि ये जो आपके मामलुक हैं ये ज्यादा ताकतवर हो रहे हैं, इनकी डोमिनेंस को चैलेंज करने के लिए, डोमिनेंस को कम करने के लिए उसने कुर्दिश योद्धाओं को अपनी सेना में ज्यादा शामिल करना शुरू किया। और इनके हाथों से सत्ता जो है, कुछ जगहों पे गवर्नर बना रखा था, मिलिट्री के जो बड़े पदों पे थे उनसे धीरे धीरे छीनना शुरू किया। तो इससे नाखुश हो गए और फाइनली एक मामला इतना गड़बड़ हो गया कि 2 मई 1250 को एक ग्रुप जो था सलीही ऑफिसर्स का, जो मामलुक्स थे, जिसके पिता के खास करीबी थे, उन्होंने ही तुरन शाह का जो है असैसिनेशन कर दिया। फरिस्कुर में जो उसका कैंप था वहां पे उसकी हत्या कर दी। और यहाँ पे अयूबिड वंश जो है वो खत्म हो गया, अयूबिड जो है वो खत्म हो गए। और अब जो है उसके असैसिनेशन के बाद, तुरन शाह के बाद जो है ये चुनौती थी कि अब किसको बनाया जाए शासक। और शासक बनाने के लिए जो है एक इलेक्ट्रोल कॉलेज बनाया गया। इलेक्ट्रोल कॉलेज आज की तरह का नहीं, जिस तरह से आप चुनाव करते हैं राष्ट्रपति वगैरह का, वो चुनाव नहीं। बेसिकली इन सब ने मिलकर, जो एलीट ग्रुप था इनका, मामलुक्स में भी जो सीनियर लीडर थे, उन्होंने कहा कि किसको बनाया जाए। तो ओपिनियन दो के बीच में बटी। एक या नासिर यूसुफ था डमस्कस से, मामलुक, कहा कि इसको बनाया जाए। एक कहा गया कि अल मुगित उमर है अल कराह से, इसको बनाया जाए। लेकिन बाद में सहमति नहीं बनी। तो फाइनली अल सही की जो विडो थी उसके कहने पे सजर अल दुर को बनाया गया। और आने वाले 250 सालों तक धीरे धीरे करके इन जो मामलुक्स हैं इन्होंने रूल किया। अब मामलुक्स में 2 वंश थे, 2 अलग अलग पीरियड थे। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, बहरी और बुर्जी। बहरी जो थे वो बेसिकली टर्किश थे, तुर्क माने जाते थे। और बुर्जी जो थे वो कॉकस माउंटेन से आते थे, उनको कोकसियन पीरियड कहा जाता है। तो 1250 से 1382 का पीरियड था और 1382 से लेके जो है 1517 के बीच का पीरियड था। 2 पीरियड में मामलुक सल्तनत चली। पहला जो पीरियड था बहरी डायनेस्टी का, वो 1250 से लेके जो 1382 तक चला है, ये वो डायनेस्टी थी जिसकी वजह से अयूबिड सल्तनत का पतन हुआ था और इन्होंने ही मिलके उसको मारा था, अयूबिड सल्तनत को खत्म किया था। ये तुर्किश ओरिजिन के थे। किपचाक तुर्क जो हुआ करते थे, जिनको ये प्राइमरली शुरुआती समय पे लेके आते थे एक स्लेव वॉरियर बना के, तो वो लोग ये थे। इन्होंने अपनी राजधानी को कैरो बनाया और इन्होंने शुरुआती समय में ही इजिप्ट और सीरिया वाले पार्ट तक का हिस्सा जो है उसको कंट्रोल में ले लिया। लेवांट और सीरिया और इजिप्ट इसको ले लिया। आने वाले समय में इन्होंने अरब वर्ल्ड जो है उसका वेस्टर्न हिस्सा है उसको भी कंट्रोल में ले लिया, जिसको हिजाज कहा जाता है बेसिकली। इनकी नेवी बड़ी पावरफुल थी। एक्सपांशनिस्ट पॉलिसी इनके लिए काफी जाने जाते हैं। इन्होंने कई सारी लड़ाइयों में मंगोल्स को, इवन इन्होंने मंगोल को भी हराया। ये बड़ी बात है क्योंकि जो मंगोल किसी से नहीं हारते थे, यूरोपियंस नहीं हरा पाए, अब्बासिड नहीं हरा पाए, चाइना नहीं हरा पाया, कोई नहीं हरा पाया, उन मंगोल्स को इन्होंने हराया। और क्रूसेडर्स को हराया इन्होंने। क्रूसेडर्स को तो बहुत पीछे बैकफुट पे धकेला ही ऑब्वियसली। कई रीजनल पावर्स को भी हराया। तो अभी हम मंगोल्स की बात करते हैं। पहले मंगोल्स और इनके बीच में कई सारी लड़ाइयां हुई। देखिए, अब्बासिड को भी मामलिक नहीं, मंगोल्स ने ही बुरी तरह से हराया था। 1258 में एक बड़ा बैटल हुआ था जिसमें अब्बासिड को पूरी तरह से खत्म कर दिया था इन्होंने, है ना, मंगोल्स ने। मंगोल्स की शुरुआत आपको पता है ना, चंगेज खान के समय पे उनका राइज हुआ था। और चंगेज खान ने दुनिया के इतिहास का एक व्यक्ति के द्वारा एक्सपांशन पॉलिसी में एक्सपेंड किया गया सबसे बड़ा साम्राज्य बनाया था। अलेक्जेंडर से भी 3 गुना बड़ा।
तो उसका एक बहुत बड़ा सोल्जर हुआ करता था, उसका एक सरदार हुआ करता था हुगलू खान। उसने अब्बासिड कैलिफेट को भी हराया था। उसी के नेतृत्व में एक और लड़ाई हुई थी मंगोल और मामलुक्स के बीच में, जिसको बैटल ऑफ एन जलूत कहा जाता है। 1260 में हुआ और सुल्तान कुजुज कुतुज जो है वो मामलुक्स की तरफ से लीडरशिप में था, वो नेतृत्व कर रहा था बैटल का। और सबको ऐसा लग रहा होगा उस समय दुनिया भर में कि यहाँ पे मामलुक हार जाएंगे और अब जो है मंगोल्स का साम्राज्य अफ्रीका तक जाएगा। लेकिन यहाँ पे उलट हुआ, मामलुक्स ने यहाँ पे मंगोल्स को बुरी तरह से हराया, बहुत बुरी तरह से हराया। और ये एक टर्निंग पॉइंट साबित हुआ इतिहास में, जब मंगोल्स का जो एडवांसमेंट है, उनका जो एक्सपांशन है, वो रुक गया। तो ये एक बड़ी चीज इन्होंने करी मंगोल्स ने, जब मांगलुक्स को हराया। उसके बाद आगे चल के इन्होंने जो क्रूसेडर्स यहाँ पे बच गए थे, जो क्रूसेडर्स यहाँ पे अपना डेरा जमाए बैठे थे, उनका था कि पीछे से मदद आएगी तब हम जेरूसलम का कंट्रोल लेंगे, जो लेवांट में थे और इनके रीजन में थे, पैलेस्टाइन सीरिया वाले क्षेत्र में, उन सभी को इन्होंने यहाँ से मार भगाया। मंगोल्स को भी इन्होंने मार भगाया। मंगोल्स का भी बगदाद तक कंट्रोल था एक समय पे, तो बगदाद तक का जो कंट्रोल है उससे पीछे बैकफुट पे धकेला। हालांकि उनका कंट्रोल ईरान में रहा, फिर भी रहा, लेकिन यहाँ पे नहीं रह पाया। आगे चल के इन्होंने जो है एनाटोलिया और अरेबियन पेनिनसुला के ऊपर भी कंट्रोल किया काफी हिस्सा तक, कुछ हिस्सा लिटिल अर्मेनिया का भी इन्होंने अपने कंट्रोल में लिया। न्यूबिया का भी इसका हिस्सा इन्होंने, न्यूबिया जो इजिप्ट के दक्षिण में पड़ता है, उसका भी अपने कंट्रोल में लिया। तो इस तरह से चीजें इन्होंने करी, तो काफी बड़ा क्षेत्र इन्होंने कंट्रोल में लिया और इन्होंने यहाँ पे जो है बेसिकली इनको हराया, मंगोल्स को। देखिए मंगोल का कितना बड़ा साम्राज्य था, आपको दिख रहा है ना, इतना बड़ा साम्राज्य था। इसको हराना, इनकी सेना को हराना बड़ी चुनौती थी। दुनिया डरती थी मंगोल से, क्योंकि बड़े हिंसक योद्धा थे वो उनकी युद्ध नीति को समझ नहीं पाते थे ज्यादातर लोग, और वो युद्ध नीति में बड़े निपुण थे। उनको मामलुक्स ने हराया, तो ये एक बड़ी सफलता थी और इनका बड़ा अचीवमेंट था। उसके बाद अगली जो डायनेस्टी थी, बुर्जी डायनेस्टी। बुर्जी डायनेस्टी ने 1382 से 1517 के बीच में रूल किया, और ये बुर्जी डायनेस्टी कॉकस माउंटेन रीजन से आती थी, इसीलिए इसको सिसेशियन डायनेस्टी भी कहा जाता है। तो इसने काफी अपने समय पे इंटरनल पावर स्ट्रगल देखी, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी देखी। इनके कॉन्फ्लिक्ट तैमूरिड की डायनेस्टी से होने लगे। तैमूर की डायनेस्टी, तैमूर लैंग, याद है तैमूर लैंग, उसके समय पे, तो उससे इसके होने लग गए। फिर ओटोमन अंपायर जो है अपनी ताकत के जो है राइज पे था, अब वो ताकतवर होता जा रहा था, तो ओटोमन अंपायर ने जो है इनको हराया भी। लेकिन इन्होंने इजिप्ट के ऊपर अपना जो दबदबा है उसको, कंट्रोल को बना के रखा कुछ समय के लिए। तो इसको तो ये चीजें हो रही थी। ठीक, अब इनके समय पे ब्लैक डेथ भी आई। आपको 14th सेंचुरी की ब्लैक डेथ, जो कि एक बहुत बड़ी महामारी आई थी, आपको पता होगा, चूहे की वजह से होने वाली महामारी, उसने भी बहुत नुकसान पहुंचाया। इसके सोशल और इकोनॉमिक डिस्ट्रक्शन की वजह बनी वो भी। मंगोल्स और ट्यूमेरिड्स के जो कांस्टेंट अटैक हो रहे थे वो हो ही रहे थे, तो इसकी वजह से ये कमजोर हो गई डायनेस्टी। और फाइनली ओटोमन अंपायर के एक सुल्तान सलीम फेस्ट ने इसको बैटल ऑफ रिदानिया में 1517 में मामलुक्स को बुरी तरह से हरा दिया। और उसके बाद जो है मामलुक जो है उन्होंने ओटोमन अंपायर की अधीनता स्वीकार कर ली। अब उनका जो डोमिनेंस था, उनकी जो क्या बोलते हैं, थोड़ी बहुत जो ऑटोनॉमी थी वो उनकी राजधानी कियरो में बची थी। उसके अलावा अब्जॉर्ब कर चुका था ओटोमन साम्राज्य इसको पूरी तरह से, और कुछ इनकी जो है ऑटोनॉमी थी, और इनका इन्फ्लुएंस था इजिप्शियन सोसाइटी में कुछ हद तक। कुछ पावरफुल पोजीशंस पे थे ये, लेकिन अल्टीमेटली जो मेन अथॉरिटी थी वो ओटोमन साम्राज्य बन चुका था। ओटोमन सुल्तान के प्रति ये जवाबदेह हो चुके थे। उनके अंडर भी इन्होंने रूल किया, और रूल किया तो एडमिनिस्ट्रेशन में भी इन्होंने मदद करी, स्पेशली इजिप्ट वाले क्षेत्र में मिलिट्री, ब्यूरोक्रेसी और प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन को इन्होंने ओटोमन अंपायर के अंडर सर्व किया। इन्होंने अपनी जो डिस्टिंक्टिव कल्चर और सोशल आइडेंटिटी है उसको मेंटेन करके रखा इजिप्ट, और उसका जो इन्फ्लुएंस है वो इजिप्ट के बाहर तक रहा। ओटोमन अंपायर पर भी उसका प्रभाव पड़ा, ये चीजें देखने को मिलती हैं। एक चीज जो है जो इनको बहुत ही इनके समय पे इंपॉर्टेंटली रही, वो आर्किटेक्चर था। आर्ट एंड आर्किटेक्चर को काफी महत्व देते थे मामलुक सुल्तान जो थे वो। तो गोल्डन पीरियड चल ही रहा था उस समय इस्लामिक इतिहास का गोल्डन पीरियड 8वीं से 14वीं शताब्दी के बीच में माना जाता है। इसमें अब्बासिड का भी आ गया, इनका भी आ गया, तो ये पीरियड चल रहा था। इन्होंने कई सारे बड़ी बड़ी मॉस्को, बड़ी स्कूल्स, बड़े जो है मदरसे, ये सब बनवाए, और उनमें से कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए। मॉस्क ऑफ इब्न तुलून इन कायरो, ये इन्होंने मॉस्क बनवाई थी। उसके अलावा इन्होंने
मदरसा ऑफ सुल्तान हसन, ये काफ़ी पॉपुलर बिल्डिंग है यहाँ पे, मॉस्क ऑफ सुल्तान हसन, और इनका जो मदरसा है इजिप्ट में। तो ये इजिप्शियन टूरिज्म का आज भी बहुत जो है गौरव बढ़ाते हैं, क्योंकि इनके समय पे ये बना था। तो बहुत अच्छा आर्किटेक्चरल वर्क इन्होंने इस समय पे किया। उसके अलावा ये आर्ट को भी पैट्रोनेज देते थे, बुक बाइंडिंग और कुछ अलग कमाल की मैन्युस्क्रिप्ट्स इनके समय पे लिखी गई। तो वो इनका एक कंट्रीब्यूशन है आर्ट एंड आर्किटेक्चर में, जिसको ये महत्व देते थे। उसके बाद इनकी डिक्लाइन की बात करें तो डिक्लाइन तो ओटोमन एम्पायर के उस युद्ध की वजह से, उस बैटल की वजह से हो गया था, जिसकी वजह से उनको अधीनता स्वीकार करनी पड़ी। आगे चल के ओटोमन एम्पायर ने क्या किया, मामलुक से वो जो थोड़ी बहुत ऑटोनॉमी दे रखी थी वो भी छीन ली और पूरी पावर को सेंट्रलाइज कर दिया। इजिप्ट का भी इनसे ले लिया था। और आगे चल के जब कॉलोनियल दौर था, उसमें 18वीं 19वीं शताब्दी में मामलुक्स ने अपनी पूरी अथॉरिटी को खो दिया। 1805 में एक व्यक्ति था मोहम्मद अली पाशा, ये अल्बेनियन था, कमांडर ओटोमन आर्मी का। इसने सोचा कि इजिप्ट के अंदर मामलुक्स को पूरी तरह से ठिकाने लगा देते हैं, खत्म कर देते हैं। तो उसने मामलुक्स को पहले मार्जिनाइज करा, जिसकी वजह से वो कमजोर हो गए। और 1811 में मोहम्मद अली ने एक बड़ा ऑर्डर दिया कि मामलुक्स जो है क्यारो में, उनको जो है मौत के घाट उतार दिया जाए। तो एक बड़ा मसाकरे हुआ यहाँ पे, बहुत लोगों को मारा गया। तो मामलुक्स का जो है यहाँ पे एक तरह से पूरा डिक्लाइन हो गया। हालांकि इनका जो सिग्निफिकेंट है कंट्रीब्यूशन है, चाहे वो आर्ट, कल्चर, आर्किटेक्चर की बात हो या इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट में, वो रहा और आज भी है। जो स्प्लेंडेड स्ट्रक्चर हैं, जो बड़ी बड़ी मस्जिदें और मदरसे आपको मैंने दिखाए थे, वो अभी भी हैं वहाँ पे। तो उसको तो नहीं भुलाया जा सकता, वो तो इनकी लेगेसी हमेशा रहेगी ही। और एक स्लेव सोल्जर से एक रूलिंग अलाइट तक पहुंचने का जो इनका किस्सा है, और जिस तरह से इन्होंने सत्ता को हासिल किया, एक दास से एक रूलर बनने की जो इनकी कहानी है, वो भी काफ़ी एक अपने आप में एक यूनिक कहानी है। तो वो फैसिनेटिंग डायनेस्टी अपने आप बनाता है इसको इस्लामिक इतिहास का। तो इसलिए भी ये इनकी लेगेसी काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इस तरह से चीज़ें इनके दौर में चली। होपफुली आपको चीज़ें क्लियर हुई होंगी। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और कमेंट कीजिएगा। साथ ही सक्सेस प्लस अकेडमी की एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिएगा, जिससे आपको इन वीडियोज़ की PDF मिल जाएगी, इनसे रिलेटेड वीडियो लेक्चर्स मिल जाएंगे। आपका कोई डाउट हो तो आप चैट सेक्शन के माध्यम से मुझसे जुड़ सकते हैं। कोई भी मैंने PDF अगर डाउनलोड नहीं करी है तो आप यहाँ पे बोल सकते हैं कि हाँ ये PDF चाहिए, या आपका कोई भी सजेशन हो उसका भी मोस्ट वेलकम है। साथ ही सक्सेस प्लस अकेडमी के जो प्रीमियम कोर्सेज हैं उनको भी आप एक्सेस कर सकते हैं बहुत अप्रोप्रिएट प्राइस में, जहाँ पे आपको वीडियो लेक्चर्स के साथ साथ उनके नोट्स और उनसे रिलेटेड टेस्ट भी मुहैया कराए जाते हैं। ओके, सो वीडियो आपने यहाँ तक देखा, उसके लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।